डीबीटी के 2025 एग्ज़ाम के लिए हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लगभग आप देखेंगे 2023-24 में लगातार क्वेश्चन आते ही जाते हैं, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ और एक चीज़ इम्यूनोलॉजी के साथ, और इम्यूनोलॉजी का आप जब सिलेबस देखेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड भी पूछा जाता है। जैसे इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बैक्टीरियल, पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया गया है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, पैरासिटिक में मलेरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में डिजीज़ पैथोलॉजी, कौन कौन सा डिजीज़ कौन कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। इम्यूनोलॉजी के साथ साथ जो माइक्रोबियल जो इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है, इसके साथ साथ ये पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इम्यूनोलॉजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग एटलीस्ट मान लीजिए 2 से 3 सवाल, कभी कभी 5-6 सवाल आराम से पूछ लिया जाता है। वैक्सीन्स, और जैसे आप देखेंगे वैक्सीन्स, उसके साथ साथ एंटीजन एंटीबॉडी का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, ये सबसे ऊपर क्वेश्चन बनता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताते जाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिए। उसके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा काफ़ी आराम से। आसान टॉपिक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे। डीबीटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। आप देखेंगे 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 साल 2022 में फिर से उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप आराम से जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक टॉपिक का। इम्यूनोलॉजी के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जितने भी पोर्शंस है, सिलेबस वाइज हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इनेट एडेप्टिव जो पॉइंट्स हैं। प्रीवियस ईयर एक एडवाइस यहाँ पे रहेगा, जैसे प्रिपरेशन के दौरान आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी यूनिट्स का करके जाइए। एटलीस्ट लगभग 10-15 साल का तो कर ही लीजिए, 2025-2015 तक, या उससे पहले भी क्वेश्चन अगर अवेलेबल हैं आपके पास तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप देखेंगे बहुत सारे, अभी उसी दौरान आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इम्यूनोलॉजी के पोर्शन में पहला जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो काफ़ी ये वाला जो पार्ट है, जैसे इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। गेट रिगार्डिंग मैंने वीडियो में भी बताया कि सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ द इम्यून सेल्स। अब ये जो फंक्शंस ऑफ द इम्यून सेल्स हैं, चाहे आप न्यूट्रोफिल के बारे में बात कर लीजिए, यूसिनोफिल के बारे में बात कर लीजिए, टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल, ये सब के ऊपर जो इनके जो फंक्शंस हैं, कुछ नहीं करना है, एक एक करके मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये हाईलाइटेड पोर्शन मेरे क्लास का ही है, जैसे पहले एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हिमाटोपोएसिस होता है, हिमाटोपोएसिस के साइट कहाँ पे हैं ये भी पूछ लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्यून सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो एंड ट्रैवल टू पेरिफेरल टिश्यू विया ब्लड। जो आपका बोन मैरो है, बोन मैरो में रहता है आपका स्टेम सेल एंड अर्ली प्रोजेनेटर सेल्स, फॉलोड बाय ब्लड में। हर एक का फंक्शन, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यूसिनोफिल। मोनोसाइट आर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड टिश्यू में पाया जाता है मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल, एंड ब्लड एंड टिश्यू में जो एक इंटरमीडिएट कनेक्टिंग लिंक जैसा है, दैट इज लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब एबंडेंस के ऊपर एक बार ध्यान दे लीजिए। सबसे ज़्यादा एबंडेंट है आपका न्यूट्रोफिल, फॉलोड बाय आपका देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट है, दैट इज मोनोसाइट्स, 4.4 into 2। ये भी एक ब्रॉड क्वेश्चन है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन 2024 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था न्यूट्रोफिल के बारे में ही, पहला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, व्हाट इज देयर आर द मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शंस ध्यान रखने पड़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूबी के ही 8 एडिशन का ये इसका मैंने डाला है, दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स। जनरली ये एक आइडिया होना चाहिए आपको। सबसे जो लिस्ट अबंडेंट है, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी बनाते हैं, अप्रॉक्स 0.07 to 0.53। सबसे लिस्ट है बी लिम्फोसाइट, सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल। ये एक कॉन्ट्रैक्टिव चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक एक करके आप फंक्शन जब देखेंगे, मोनोसाइट का क्या काम है,
मोनोसाइट जब ब्लड में मोनोसाइट बोला जाता है, टिश्यू में मैक्रोफेज बोला जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए आप रेडी रहिए। बहुत ब्रॉड ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्रोफेजेस क्या है, मोनोसाइट्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्रोफेजेस में आप देखिए टिश्यू स्पेसिफिक कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, जैसे ब्रेन में, लंग्स में, लिवर्स में। बार बार एक ही चीज़ में बताते रहता हूँ कि आपको स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस याद रखने हैं इस पहले पार्ट का। तो लीवर में आपका कफर सेल्स, लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, ये हो गया। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे आपका न्यूट्रोफिल के बारे में जैसे एज इट इज़ अब देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस क्या है। दे डिफरेंशिएट इन बोन मैरो एंड मूव इनटू सर्कुलेशन, ऑब्वियसली दे डिफरेंशिएट इन बोन मैरो एंड मूव इनटू सर्कुलेशन। अब इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैनुलोसाइट, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये जो ग्रैनुल्स होते हैं दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पे रहते हैं, दोज आर ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। सिंपली ये ग्रैनुलोसाइट या ग्रैनुलोसाइट से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सो इम्यून सिस्टम में फंक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सेल्स एज वेल एज फंक्शंस ऑफ इम्यून सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सेल्स एंड योर फंक्शंस ऑफ इम्यून सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस के बारे में आप लिख लीजिए। टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस, टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। इओसिनोफिल, बेसोफिल सभी देख के जाइएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 पॉइंट लिखा है तो 2 ही याद करिएगा। तो ये एक बार आप कॉपी में आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। उसके बाद आइए जो उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल ऑल्सो रिलीज डिफेंसिन और हाइड्रोलाइटिक कंडीशन में आप देख सकते हैं फैगोलाइसोसोम फॉर्म करके जनरली फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। सो स्मॉल एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लैक्टोफेरिन MCQ में पूछा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में भी आप देखेंगे। सो आयरन चिलेटिंग प्रोटीन दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, दैट इज लैक्टोफेरिन। उसके साथ साथ जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का काम और ब्रॉडली यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि जैसे न्यूट्रोफिल एक्सप्रेस सरफेस रिसेप्टर फॉर IgG दैट अलाउज न्यूट्रोफिल टू बाइंड एंड फैगोसाइटोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई IgG एंटीबॉडी बाउंड टू ईस्ट एंटीजन। सो ये भी एक न्यूट्रोफिल रिलेटेड ही पोर्शन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है इओसिनोफिल एंड बेसोफिल का काम। सो इओसिनोफिल में ये एसिडिक डाइओसिन से स्टेन होता है। सो किलिंग ऑफ लार्ज पैरासाइट्स, एक लाइन ही ध्यान रखना होगा इओसिनोफिल का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ किलिंग ऑफ लार्ज पैरासाइट, किलिंग ऑफ लार्ज पैरासाइट। ये जो एक पंच लाइन जैसा है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी आप यही लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फंक्शन बताओ। तो जैसे ये 4-5 चीज़ें के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे और क्या क्या पूछा जाता है, जैसे देखिए ऑप्सोनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व विद। ऑप्सोनाइजेशन कौन करता है, न्यूट्रोफिल। बी सेल, टी सेल तो नहीं करेगा, मैक्रोफेज नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल इज अ फास्ट इम्यून सेल्स दैट रीच टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तभी। सो ये देखिए DBT 2014-13 रिलेटेड क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा है, आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का डेप्थ कितना है और आने वाले साल में क्या क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। सो DBT 2014 में आप देखें तो ये सारे 17-18 का भी क्वेश्चन मैंने रखा है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्यू इन्फॉर्मेशन विच। और एक चीज़ जैसे मैं बता रहा था कि अर्लीस्ट साइट ऑफ हिमाटोबायसिस, सो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे इम्यून सेल्स का फंक्शन आपने देख लिया, इओसिनोफिल का देख लिया आपने, बेसोफिल का एक बार देख लीजिए। बेसोफिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मास। बेसोफिल का भी काम है दैट इज इन्फ्लेमेशन, और बेसोएक्टिव एमीन्स रिलीज करते हैं। बेसोएक्टिव एमीन्स दैट इज दे आर वेरी लो इन द नंबर, residing in primary blood, move into tissue during inflammatory response। बेसिक डाई से स्टेन होता है, बेसिक डाई का एग्जांपल है हेमाटॉक्सिलिन। एंड बेसोफिल्स का और जैसे हेपारिन एंड हिस्टामिन रिलीज करता है। सो विच ऑफ द सेल्स रिलीज हेपारिन एंड हिस्टामिन, दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल हो गया, ये मास सेल हो गया, सॉरी मास सेल रिलीज हेपारिन एंड हिस्टामिन। बेसोफिल का काम इन्फ्लेमेशन, बेसोएक्टिव एमीन्स, हेपारिन सीक्रेट करना।
अपार्ट फ्रॉम दैट डीग्रैनुलेशन होता है जब मास्ट सेल्स का, तो ट्रिगर रिलीज ऑफ ग्रैनुलर कंटेंट, इसको डीग्रैनुलेशन बोला जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिए। अच्छा, और हो गया, आप आगे बढ़े तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे मार्कर, कॉमन CD मार्कर दैट आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ लिम्फोसाइट। अच्छा, क्यों बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे DBT 2014 में पूछा गया सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सरफेस मार्कर इज यूज टू आइडेंटिफाई बी सेल फ्रॉम द ब्लड सैंपल। छोटे मोटे 2-4 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने चाहिए जो हर जगह कॉमन है, जैसे CD4 CD8 सभी को पता है, टी साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर सेल का डिफरेंस, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी हेल्पर सेल, जैसे CD4 जनरली टी हेल्पर सेल में पाया जाता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल में CD8 सभी को पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कोस्टिमुलेटरी जैसे CD28 दोनों टी सेल्स में पाए जाते हैं, टी हेल्पर सेल, दीज आर कोस्टिमुलेटरी। B7 CD28 बहुत एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे टी सेल एक्टिवेट होते हैं, उस दौरान CD28 का रोल प्ले करता है। अच्छा, CD देखिए, और जैसे CD19 ये देखिए बी सेल का मार्कर है, सो ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाइए, तो CD19 हो गया, सो CD19 बी सेल में पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या है, CD40 बी सेल रिसेप्टर है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करते हैं, ये CD40 CD45। और अभी देखिए और एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन CD45 तीनों के लिए कॉमन है, दैट इज टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल एंड योर बी सेल्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CD40 45 एंड CD19 विच इज कॉमन इन केस ऑफ योर CD19 इज कॉमन इन केस ऑफ बी सेल्स, एंड CD80 ये कोस्टिमुलेटरी होता है, हर जगह पाया जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट CD2 ये बी सेल में नहीं पाया जाता है, टी सेल्स में पाया जाता है। सो फ्लो साइटोमेट्री और फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, ये जो कंसेप्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग मेथड्स इन इम्यूनोलॉजी और इम्यूनो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बताने के लिए मैं ये चार्ट आपको दिखा दिया, दैट इज CD19 इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बी सेल्स, दैट इज इन ब्लड सैंपल में। सो फ्लो साइटोमेट्री में हम सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस CD मार्कर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हिमाटोपोएसिस का साइट, सो हिमाटोपोएसिस का जो साइट है वो एक बार देख लीजिए। पहला है यॉर्क सैक, साइट ऑफ हिमाटोपोएसिस, शिफ्टिंग ड्यूरिंग फीटल एंड एडल्ट लाइफ। सो एम्ब्रायनिक स्टेज 3 to 4 weeks of the gestation, embryonic hematopoiesis out of gonad mesonephron is region of embryonic mesoderm। सो जनरली पहले जो एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर है उसके बाद ये लीवर में शिफ्ट होता है, फॉलोड बाय स्प्लीन एक इंटरमीडिएट सेल पे, उसके बाद कम्प्लीटली बोन मैरो में हो जाता है। सो माइग्रेट टू द फीटल लीवर एट 5th week ऑफ जेस्टेशन। ये जैसे यॉर्क सैक हो गया, यहाँ पे पहला यहाँ पे ही पूछ लिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइट, ये भी ध्यान रखिए। इस तरह का क्वेश्चन गुमराह करने के लिए पूछा जा सकता है, पर सब टिक मार के आ जाएगा कि हिमाटोपोएसिस तो बोन मैरो में होता है, बिल्कुल नहीं। इन द यहाँ पे पूछा गया, डाल दिया गया अर्लीस्ट साइट बताइए। सो अर्लीस्ट साइट होगा आपका यॉर्क सैक, फॉलोड बाय लीवर, स्प्लीन एंड उसके बाद बोन मैरो। प्रीनेटल पोस्टनेटल मतलब बर्थ के पहले एम्ब्रायनिक स्टेजेस में, इन केस ऑफ एम्ब्रायनिक स्टेज ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉलोड करते हैं लीवर एंड फाइनली शिफ्टेड टू बोन मैरो। लाइन भी एक लाइन लिख सकते हैं, द हिमाटोस्मेटिक स्टेम सेल माइग्रेट टू द फीटल लीवर एट 5th week ऑफ जेस्टेशन। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब भी चलेगा। 10 to 12 week में डायनामिक्स ऐसे समझ सकते हैं। सो फीटल लीवर, उससे पहले एम्ब्रायनिक यॉर्क सैक, एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर, जैसे अब अगर सीक्वेंशियली लिखे एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका होगा लीवर, उसके बाद स्प्लीन, इन बिटवीन लीवर एंड स्प्लीन एंड फाइनली बोन मैरो। सो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको काम में आ जाएगा। DBT 2014 का सवाल है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसी तरह से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, DBT 2014 का क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर पाएंगे आप। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और कुछ रिसेंट ईयर में जो 19, 20, 21, 22, 23 में कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया था उस रिलेटेड देखिए। अच्छा, अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा टी सेल एंड बी सेल के बारे में। पहले हम लोगों ने बात किया कि यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब का काम क्या है, ये सब का काम हमने देख लिया। तो इम्यून सेल्स के बारे में और अगर देखेंगे, टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर सेल, इनके डेवलपमेंटल प्रोसेस। सो अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दैट विल बी बेटर, आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है, जैसे टी इंडिपेंडेंट
कुछ अप्लाइड पोर्शन है, अप्लाइड मतलब इन द सेंस कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। डिटेक्टेबल सीरम एंटीबॉडी अगेंस्ट अ टी इंडिपेंडेंट पैथोजन इज ए गुड इंडिकेटर दैट, सो अगर टी इंडिपेंडेंट पैथोजन हो रहा है सो टी सेल इज नॉट एक्टिवेटेड, दैट्स व्हाई इट इज अ टी इंडिपेंडेंट पैथोजन। टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए ऑब्वियसली प्रोसेसिंग होना पड़ता है एंटीजन का, डायरेक्टली ऐसा नहीं है बी सेल, और ऑब्वियसली प्रोसेस होने के बाद इट विल बी presented to T cytotoxic to T helper cell. So it is a good indication of that a functional B cell system exists, a functional T cell system exists. A patient has immunosuppression, बिल्कुल नहीं, both T cell and B cell are not functional, ये तो नहीं हो सकता। T independent का मतलब यही होगा कि B cell काम कर रहा है अच्छे से। So the first encounter antibody आके जब आप effector function देखेंगे, effector response, तब भी आप देख पाएंगे जैसे कोई भी हो, cytotoxic T lymphocyte हो गया, so these are सेल मीडिएटेड हो गया, और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का बहुत बड़ा रोल है, एंटीबॉडी का बहुत बड़ा रोल है। और एंटीबॉडी के पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि जो उनका काम है जैसे न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद आता है आपका एग्लूटिनेशन, और उसके साथ साथ ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑब्वियसली ये सब फंक्शन क्या करते हैं, एंटीबॉडी करते हैं। सो दीज आर ऑल टी इंडिपेंडेंट, टी सेल का कुछ रोल नहीं है। These are all B cell mediated because antibody is secreted by your, so these are all B cell mediated, so this is a good indication that B cell system exists. उसके बाद RAG1 null mice are susceptible to infection because, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ एंजाइम्स हैं, रिकॉम्बिनेज हैं, जैसे आप मान लीजिए एडिनोसिन डीएमिनेज हैं, D1 डिफिशियंसी, VDJ रिकॉम्बिनेशन कराते हैं RAG1। अब RAG1 है, DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज हैं, सो देयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर VJ रीअरेंजमेंट। सो RAG1 क्या करते हैं, VDJ रिकॉम्बिनेशन कराते हैं। यहाँ पे मैं 1-2-4 पॉइंट्स लिख देता हूँ, DBT 2018 का सवाल है। और अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, आप अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन हैं आप जिसको ओमिट कर सकते हैं, जैसे हर एक इम्यूनोलॉजी का सवाल आप कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल आपको एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही छोड़ दो। आपने एक ओवरव्यू ले लिया, सो इट्स बेटर एक बार पढ़ लीजिए। सो जैसे ये पार्ट है RAG1, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ VDJ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ IgG, इम्यूनोग्लोबिन जो जीन है, इतने जो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होता है। उसके पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ, और जो जीन रीअरेंजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग। सो जो VDJ रिकॉम्बिनेशन होता है और जो रिकॉम्बिनेशन कराता है दैट इज़ जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज, सो दैट इज़ VDJ रिकॉम्बिनेज। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है, सो इनके जो जीन्स हैं दैट इज़ RAG1 एंड RAG2, RAG1 एंड RAG2, RAG1 एंड RAG2, ये क्या करता है, एक्सक्लूसिवली लिम्फोसाइट में एक्सप्रेस करता है। सो दे आर एक्सप्रेस इन लिम्फोसाइट्स, P lymphocyte एंड T lymphocytes, एक्सप्रेस इन लिम्फोसाइट्स। पर्टिकुलरली आप देखेंगे एंटीबॉडी डिजीज तो B cells। सो द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज नोन एज RAG1 एंड RAG2। उसके साथ साथ जब DNA रिकॉम्बिनेशन के बाद फॉलोड बाई आपका रिपेयर प्रोसेस होता है, जैसे नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग NHEJ होता है, तो उसमें आपका जो एंजाइम का रोल प्ले करता है दैट इज़ DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज C, DNA PK, DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। उसके साथ साथ आपका आर्टेमिस न्यूक्लियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ये सब कहाँ पे रोल प्ले करता है, और ये अतरंगी कुछ नाम पूछ लिया जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है, टिक कुछ गलत टिक करके आ जाएंगे, सब अच्छा पढ़ लीजिए। आर्टेमिस, XRCC4, DNA ligase 4, DNA ligase 4। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्लासेस में मैंने बताया कि DNA ligase 4-5 के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं रहता है, सो एरर प्रोन होता है, एंड सेवरल अदर DNA polymerase। सो जो RAG है दैट इज़ इन्वॉल्व इन जीन रीअरेंजमेंट इन T and B cells। सो जो जीन रीअरेंजमेंट होता है उनके पीछे AB लाइट चेन, ये तो
ऑब्वियसली एंटीबॉडी डाइवर्सिटी ये सब के पीछे जो कारण है दैट इज़ ड्यू टू दिस RAG1 एंड RAG2 दैट इज़ VDJ रिकॉम्बिनेशन में रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और जो आपको चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा जो इस पोर्शन में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि क्लास स्विचिंग, एलिलिक एक्सक्लूशन, सो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेशन, उसके साथ साथ जो जीन रीअरेंजमेंट के साथ साथ जो पॉइंट्स आते हैं जैसे एलिलिक एक्सक्लूशन क्या होता है। एलिलिक एक्सक्लूशन एक मोनोस्पेसिफिक होता है, जैसे ओनली वन एपिटोप स्पेसिफिक कर दिया जाता है। एलिलिक एक्सक्लूशन क्या होता है। क्लास स्विचिंग क्या बोलते हैं, क्लास स्विचिंग बिटवीन एंटीबॉडीज़, क्लास स्विचिंग क्या है। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार ध्यान रखिए जो इसके रिगार्डिंग ही है। सो एंजाइम के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, RAG1 RAG2 क्या करता है। और उसके साथ साथ आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, जिसको गॉड बोला जाता है। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में जैसे सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन में एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज AID, सो एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं एक्टिविटी इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज कराता है AID, एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज एंजाइम का नाम है, that introduce point mutation साइटिडीन डीएमिनेज। सो ये सब जो पॉइंट्स है मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ। आप एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। AID दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। सो क्लास स्विचिंग, एलिलिक एक्सक्लूशन, और उसके साथ साथ जैसे आप अगर और थोड़ा डीप में जाएंगे जैसे कॉम्बिनेटरियल जॉइनिंग और आपका जैसे जंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। और एक चीज़ जैसे जंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, PNN न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये पॉइंट अगर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं मैं बताना चाहूँगा। द रिकॉम्बिनेशन मशीनरी, जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, जंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल रीजन एक्शन ड्यू टू द इम्प्रिसाइज जॉइनिंग ऑफ द कोडिंग एंड। यहाँ पे PNN न्यूक्लियोटाइड वाला एक कंसेप्ट आता है। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, PNN न्यूक्लियोटाइड। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखेंगे ये सब सर्च करके आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत एकदम डिस्टिंक्ट कुछ है नहीं कि अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हैं RAG1 RAG2 जैसे ये VJ को ज्वाइन करने में मदद करता है। यहाँ पे जैसे RAG कॉम्प्लेक्स ये कोडिंग जॉइंट बन गया। सो VDJ रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे RAG1 एंड RAG2 प्रोटीन एसोसिएट विद रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस, एंड लास्ट में होता है नॉन होमोलोगस इन जॉइनिंग, जो आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, उसको सोच के ये जैसे PNN न्यूक्लियोटाइड वाला कंसेप्ट है। तो जंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन क्या बोला जाता है इस टर्मिनोलॉजी को, जंक्शनल डाइवर्सिटी। फर्दर डाइवर्सिफाइड द इम्यून रिपर्टरी, जो आपका डेटाबेस टाइप ऑफ होता है। द इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिपर्टरी इज फर्दर डाइवर्सिफाइड ड्यूरिंग क्लीवेज एंड रेजोल्यूशन ऑफ द कोडिंग इन हैंडप्रिंट बाय डिलीशन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कोडिंग एंड न्यूक्लियोटाइड। तो इनको डिलीट कर दिया जाता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड है, ये डिलीट करके डिलीशन किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है। सो इम्प्रिसाइज जॉइनिंग ऑफ वेरिएबल एक्सॉन्स। सो इसी में मैंने अभी बताया कि सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन में और एक है एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज, एंड उसके साथ साथ द इंक्रीज एवरेज एफिनिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एफिनिटी मैचुरेशन। इसमें भी एक बहुत बड़ा, इसके नेक्स्ट ही आते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, जहाँ पे ये भी चूज़ किया जाता है कि जिसका एफिनिटी अगर सेल्फ एंटीजन के हिसाब से, सेल्फ एंटीजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे VDJ हो गया, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन हो गया। सो ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे मोटे नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपको ताकि आप ध्यान रखें। जंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, क्लास स्विचिंग, एलिलिक एक्सक्लूशन, ये सब क्या होता है, और ये जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। एटलीस्ट एंजाइम्स एंड कुछ प्रोटीन्स के नाम आप याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, आइए अब आते हैं एंटीबॉडी के फंक्शंस में एंड एंटीबॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 2021-26 में आप देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो व्हिच ऑफ द, पहला इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में जितने भी इंटरेक्शन होता है, दोज आर ऑल आर नॉन कोवेलेंट,
आर नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफिनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम कॉम्प्लेक्स बन जाए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। सो दे शुड बी डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एट ए सर्टेन टाइम, एक डायनामिक्स रहता है। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो कोवेलेंट बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा। सो दीज आर ऑल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली होगा बट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। उसके साथ साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, दीज आर ऑल कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ऑब्वियसली नॉट होगा नहीं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बैंड वैन डर वाल्स हो सकता है। सो 1621 तो 4 साल बाद फिर से रिपीट हो सकता है। Which of the bonds are generally stabilized by antigen antibody interaction? So QB के बुक में मैं एक चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन में आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है एंटीबॉडी, इसमें भी आपको फंक्शंस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला है अब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट के बाद जो जनरली वैक्सीन वाला पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। सो इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो जो इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, दैट इज ये देखिए, ये जो फोटो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैम गेट हर जगह पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको आयनिक इंटरेक्शन दिख रहा है, आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दिख रहा है, वैन डर वाल्स दिख रहा है, आयनिक बॉन्ड्स दिख रहा है। सो दीज आर ऑल पॉसिबल बट एनी काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज these are all non-covalent forces. So these are all non-covalent forces. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में। सो स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस आर नॉन-कोवेलेंट इंटरेक्शंस, that is the basis of एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस. So that is very crucial, very important. पहला इंपॉर्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी में इंटरेक्शन में दैट इज ऑल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आइए आप एंटीबॉडी के फंक्शंस में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी सभी लोग जानते हैं, वेरिएबल हेवी चेन, वेरिएबल लाइट चेन, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। उसके साथ साथ बहुत जगह ये जैम गेट आप देख सकते हैं, मैंने कितना बार हाईलाइट किया है। सो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, 2 अलग अलग रीजन है और एक हिंज रीजन रहता है, ठीक। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हिंज रीजन हर एक एंटीबॉडी पे नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में जब हिंज रीजन बहुत, यहाँ पे जैसे एमिनो एसिड के ऊपर बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन पूछा गया था हिंज रीजन। सो हिंज रीजन में ऑब्वियसली प्रोलिन रहता है, दैट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी गिविंग IgG, IgD एंड IgA सेगमेंट फ्लेक्सिबल। एज ए रिजल्ट 2 FAB आर्म कैन एज्यूम वेरियस एंगल टू ईच अदर व्हेन द एंटीजन इज बाउंड। इसलिए जब आप देखेंगे कि ऑप्सोनाइजेशन ये सब प्रोसेस में ये सब एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो फंक्शंस है एंटीबॉडी का, उससे पहले और एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आप तो पढ़ के जाइए, दैट इज़ पेपाइन एंड योर पेप्सिन डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी। पेपाइन डाइजेशन में ये साइट स्पेसिफिक, जैसे पेप्सिन क्या करेगा और पेपाइन क्या करेगा। सो पेपाइन विल डाइजेस्ट टू दिस FAB फ्रैगमेंट टू 2 FAB एंड 1 FC फ्रैगमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन डाइजेशन मल्टीपल FC फ्रैगमेंट्स कर देगा। सो साइट स्पेसिफिक ऑब्वियसली जहाँ पे कट करेगा दैट्स जो पेपाइन करता है, जो पेप्सिन करता है, दैट इज़ डिफरेंट। सो बीटा मार्केप्टेथनॉल से आप अगर करेंगे तो बीटा मार्केप्टेथनॉल में क्या होगा, जनरली जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। सो 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन अलग अलग हो जाएंगे, बैंड 2 ही दिखेगा, एक हेवी चेन का एक लाइट चेन का। सो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ IgG एंड उसके साथ साथ जो आपने उसको मैनिपुलेशन करना है दैट इज़ योर पेप्सिन एंड पेपाइन डाइजेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, मार्क करके रख लीजिए, हो जाएगा आपका काम। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या ध्यान रखना है, एंटीबॉडी फंक्शन। चाहे आप कुछ भी करिए, एंटीबॉडी के फंक्शन बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। जैसे अब अगर देखेंगे एक एक करके मैं बता देता हूँ। IgG, हाँ ये देखिए, एक पहला एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। सो IgA डाइमर और इसके साथ साथ IgM पेंटामर, सभी लोग जानते हैं। J चेन कहाँ पे पाए जाते हैं, J चेन ऑफ J चेन पाया जाता है IgM एंड IgA में। उसके साथ साथ टाइप्स
फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी आईजीए, इसको ट्रांससाइटोसिस बोला जाता है। सिक्रेटरी आईजीए सिक्रेट होके बाहर निकल जाता है। अच्छा, और इसके साथ साथ डिग्रैनुलेशन कौन करता है? आईजीई ऑब्वियसली हिस्टामिन एंड अदर रिलीज करता है। आईजीई का काम ही है इन द केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ये सब में काम करता है। सो मैं एक बार इफेक्टर रिस्पॉन्स में आपका एंटीबॉडी का फंक्शन बता देता हूँ। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड लाइसिस एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, नेचुरल किलर। ये सब रट जाने चाहिए आपको एकदम बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाए क्या कर रहा था, ये एकदम नहीं होना चाहिए। आराम से आपको एक एक पॉइंट ध्यान रख के पढ़ लेना चाहिए। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईजीजी, आईजीएम? आईजीएम क्या है? वेरी गुड एट एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका आईजीजी है, ये क्या होता है आपका? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी ये सब में, फैगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन में मदद करता है। उसके साथ साथ ये क्या होता है? आईजीए का काम क्या है? ये मेजर एंटीबॉडी इन सिक्रीशन, आपका मिल्क फॉर्म, मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो फाउंड इन सर्कुलेशन, म्यूकस, ये सब में पाया जाता है। आईजीई का काम है एलर्जी, एस्थमा, पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन, वैरायटी ऑफ वेनम्स, डिग्रैनुलेशन, हिस्टामिन एंड प्रोटीज रिलीज करा देता है। अच्छा, आईजीडी का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम्पल ऑफ थेरापेटिक एंटीबॉडी इन क्लिनिकल यूज। शायद 2022 ये सब में क्वेश्चन पूछा गया था एक, उसका शायद मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ। फिर भी अब अगर यहाँ पे है तो एक बार देख लीजिए। जैसे ऑलरेडी क्लिनिकल यूज़ जो है, जो कौन कौन से काम में यूज़ होता है, जैसे मेलानोमा में CTLA4, इपिलिम्यूमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैप, एवास्टिन जो आपका उसका जो ट्रेड नेम है दैट इज़ एवास्टिन है, जैसे ये ईयरवॉय है। सो CTLA4, PDL1, सो दीज आर इम्यून चेक ब्लॉकेट थ्योरी आप जब पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे PDL1 एंड योर CTLA4, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं देख पाता हूँ तो एंटीजन एंटीबॉडी के केस में फास्ट इम्यूनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फास्ट इम्यूनाइज, जैसे देखिए हार्ड टू रिसेप्टर, हरसेप्टिन है ना, ये इससे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो एक दो देख लीजिए, जैसे क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, टी सेल ल्यूकेमिया, इम्यूनाइज IgG1 एंटीबॉडी, हरसेप्टिन तो बहुत कॉमन है। और मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक दो ये देख के जाइए, क्योंकि DBT इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछा जा सकता है। 2009 में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये माउस, काइमेरिक, ह्यूमनाइज्ड, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो हरसेप्टिन पहला आपका पॉजिटिव एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया गया है। सो एंटीजन एंटीबॉडी पार्ट में मैंने क्या बताया आपको, पहला इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में मैंने आपको बता दिया। एंटीबॉडी का फंक्शन से आप ध्यान रखिए, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, इसमें आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन कॉज टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप जानते होंगे तो आराम से करके आ जाएंगे। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन जो DBT 2022 ये सब में बार बार पूछा गया है, 2022 उसके बाद 21, देखिए एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट होता है, सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट और फ्यूजन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ। तो सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट का बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो जनरली वेरिएबल हेवी एंड वेरिएबल लाइट चेन, जो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी का, उसमें वेरिएबल हेवी एंड वेरिएबल लाइट चेन रहता है, तो इसको सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट बोला जाता है। तो दैट इज़ वेरिएबल हेवी एंड वेरिएबल लाइट चेन जॉइंड बाई फ्लेक्सिबल लिंकर। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए ध्यान रखिए। सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी आर कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, उसको छोड़ के देखिए बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज। तो एपिटोप पैराटोप इंटरेक्शन सभी लोग जानते हैं, कुछ अलग से कुछ करने के लिए नहीं है। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज इज फ्रॉम प्राइमरी वाई, सो हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उसके साथ साथ और
आप देखेंगे कि फंक्शन मैंने बता दिया, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, IgG का क्या काम है, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी क्या ऑफ एंटीबॉडी, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन कौन सा है, प्लासेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। IgG, IgM, IgA जो गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट था, इस बार भी मैं बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया होगा। अच्छा, उसके बाद सबसे बेहतरीन गेट बीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा में आपको क्या जानकारी रखना है, एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। DBT 2020 में पूछा गया था, 2019 में या 18 में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से। एमिनोप्टेरिन इन हेड मीडियम इनहिबिट्स डायहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज, एंड उसके साथ साथ एमिनोप्टेरिन कहाँ पे यूज़ होता है, टू किल अनफ्यूज मायलोमा सेल्स, इसलिए आपका ये एमिनोप्टेरिन यूज़ किया जाता है। अच्छा, मिल्स्टन एल्कोलर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपरेशन, इसमें एमिनोप्टेरिन यूज़ होता है विच इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसके अगेंस्ट में आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एंड ये क्या करता है, विच कैटलाइज द रिडक्शन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो जनरली प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड जब डीनोवो पाथवे होता है, सो एमिनोप्टेरिन डीनोवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। डीनोवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक कर देता है, ध्यान रखिए। सो इसके साथ साथ जो आपका HGPRT है, सो HGPRT क्या करता है, सो HGPRT in case of that the cells that are unable to produce enzyme HGPRT they are unable to utilize the salvage pathway, so ये डीनोवो को ब्लॉक कर देता है। तो कौन सा पाथवे चलता है आपका, सैल्वेज पाथवे में जो एंजाइम है दैट इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज HGPRT। तो HGPRT they are unable to utilize the salvage pathway and therefore die in the aminopterin containing media which do not produce HGPRT। सो जो मायलोमा सेल्स हैं दे आर डेफिशिएंट इन एंजाइम HGPRT। सो जब लिम्फोसाइट के साथ ये फ्यूज़ होता है, सो जो मायलोमा सेल्स हैं ये HGPRT डिफिशिएंस होते हैं। सो मायलोमा सेल्स जब किसके साथ फ्यूज़ होगा, एक है आपका जो स्प्लीन से ही होता है ना, स्प्लीन कंटेंट्स B सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सो मायलोमा सेल्स के साथ आपका अगर ये B सेल फ्यूज़ हो गया, सो क्या होता है जनरली मायलोमा सेल HGPRT नेगेटिव होता है, B सेल पॉजिटिव होता है। सो ये सारे जब फ्यूज हो जाएंगे, सो बाकी सारे सेल मर जाते हैं, एक गोल, तो बाकी सारे सेल मर जाते हैं। सो ये जो आपका फ्यूज़न के बाद जो सेल बना, ये जो फ्यूज़न वाला सेल है डेट विल यूटिलाइज द सैल्वेज पाथवे एंड ये हेड मीडियम में सर्वाइव कर सकता है। सो टू किल अनफ्यूज मायलोमा सेल्स, सो मायलोमा सेल्स इज HGPRT नेगेटिव and it will die in the aminopterin containing media because it will block the de novo pathway। so इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, de novo न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे ब्लॉक कर देता है आपका एमिनोप्टेरिन। सो नॉर्मल सेल सर्वाइव कैसे करता है, जो सैल्वेज पाथवे है उसको यूज़ करके, उसके पीछे जो आपका कारण है दैट इज HGPRT एंड जो आपका अनफ्यूज मायलोमा सेल्स हैं दे आर, सो मायलोमा सेल्स आर HGPRT नेगेटिव, सो दे विल डाई। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार एटलीस्ट देख के जाइए, गेट DBT के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा था कि और छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं अगर पूछ लिया जाता है जनरली, सो जंक्शनल डाइवर्सिटी कौन करता है, जैसे PNA न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था आपको, 2017 का क्वेश्चन है, तो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जनरली जा सकता है। सो मैकेनिज्म दैट परमिट हीमोग्लोबिन टू सिंथेसिस आइदर इन मेम्ब्रेन बाउंड और सिक्रेटिंग फ्रॉम दिस डिफरेंशियल RNA प्रोसेसिंग, और उसके साथ साथ सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन, VDG रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे एंटी ह्यूमन, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जैसे एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एपिटोप पैराटोप आपने पढ़ लिया, उसी का एक एप्लीकेशन बेस्ड था। तो एंटी ह्यूमन गामा चेन, तो एंटी ह्यूमन मतलब जब हम एंटीबॉडी बनाते हैं अगेंस्ट, जैसे एंटी माइस, एंटी रैबिट, तो इसके अगेंस्ट में जब बनाएंगे सो द स्पेसिफिक एपिटोप विल बी प्रेजेंट इन द वेरिएबल रीजन ऑफ द IgG ऑब्वियसली।
अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया एंटीजन एंटीबॉडी के केस में, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड मेजर हिस्टोकॉम्पिलेटरी कॉम्प्लेक्स। प्रोसेसिंग के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रोसेसिंग होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टैप कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि मेजर हिस्टोकॉम्पिलेटरी कॉम्प्लेक्स में क्लास 1 एंड क्लास 2 स्पेशलाइज इन प्रेजेंटिंग एंटीजन दैट इज़ फ्रॉम द साइटोसॉल। इन केस ऑफ क्लास 1 ये प्रेजेंट करते हैं CD8 टी सेल्स को, ये प्रेजेंट करते हैं CD4 टी सेल्स को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है CD4 CD8। देखिए यहाँ पे साइटोटॉक्सिसिटी जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद क्लास 1 एंड क्लास 2 कहाँ पे होता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्सोनाइजेशन क्या है आपने ऑलरेडी जान लिया कि कोटिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस बाय एंटीबॉडी, ये कई दूसरे पोर्शन का है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो पाथवे एक बार आप देख लीजिए, MSc क्लास 1 क्लास 2 CD4 आपका क्लास 2 मॉलिक्यूल, CD8 योर क्लास 1 मॉलिक्यूल, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी हेल्पर सेल। एंड उसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा दैट इज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रोसेसिंग के वाला पार्ट, ये जीन के बारे में आपको पता है कि दे आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस हैप्लोटाइप, देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, पॉलीमॉर्फिक को लिंकेज होता है, दीज आर हैप्लोटाइप इनहेरिटेड एज ए लिंक ग्रुप, सो देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जब आप देखेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैप कॉम्प्लेक्स कहाँ पे रहता है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद पैथोजन, ये रहा राप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसॉलिक एंड योर एक्सोजिनस पाथवे, जिसको एंडोजिनस पाथवे को ही साइटोसॉलिक पाथवे बोला जाता है। एक्सोजिनस बाहर से कोई एंटीजन अगर इनगल्फ करेगा, सो दिस विल लीड टू MSc क्लास 2। सो प्रोटियासोम मीडिएटेड टैप 1 टैप 2 कहाँ पे रहता है। उसके साथ साथ इम्यूनोप्रोटियासोम का कंसेप्ट ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, बस इतना काफ़ी है। प्रोसेसिंग वाला पार्ट एक बार देख लीजिए, और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जैसे ये जैसे मान लीजिए टेपासिन, कैलरेटिकुलिन, ये जो छोटे मोटे प्रोटीन्स का नाम है, आप यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के छोड़ के जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, IgGM, IgG, IgM, सो इफेक्टर रिस्पॉन्स में मैं अगर आपको दिखाऊं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बाद, शायद यहाँ पे नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिए, जो ये डायरेक्ट ग्राफ उठा के बहुत बार क्वेश्चन, बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जनरली नेचुरल किलर सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन, जब वायरस इन्फेक्शन होता है इंटरफेरॉन अल्फा बीटा सिक्रीट करता है एंड फॉलोड बाय नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाता है। फॉर उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर वायरस, दैट पर्टिकुलर वायरस जिसने इन्फेक्ट किया है। सो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स आर काइंड ऑफ नेचुरल किलर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने के लिए मदद करता है। एंड नेचुरल किलर सेल, फीचर ऑफ नेचुरल किलर सेल हो गया। अच्छा, जो मैं बता रहा था आपका एंटीबॉडी वाला पार्ट, सो जनरली IG क्लास स्विचिंग और ये सब के साथ साथ जो आपका ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोसेस, अगर कोई आप मान लीजिए IgG, IgM में से कौन पहले एक्सप्रेस होता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे शायद नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन के बेसिस पे एक बार मैं बता देता हूँ। डायनामिक्स ऑफ जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पहले आपको ऑब्वियसली IgM फॉलोड बाई IgG, नेक्स्ट राउंड सेकेंडरी, जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तब IgM प्रीडोमिनेंट होता है। IgM के बाद IgG का लेवल बढ़ जाता है। सो अगर आप ग्राफ देखें, आपको थोड़ा बहुत याद है, तो IgG, IgM, IgG, और उसके बाद आपका सेकेंड रिस्पॉन्स जब एंटीजन होगा, सो दैट विल बी क्वाइट रैपिड एंड फास्ट। सो अमाउंट ऑफ IgG मेड इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, सो IgG का लेवल बढ़ जाता है। मेजर एंटीबॉडी है IgG, ये कॉमन क्वेश्चन भी है, आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एंटीबॉडी के केस में और 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, टाइम कम है फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। अच्छा, आइसोटाइप, एलोटाइप, इडियोटाइप, अब ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपको पुराना लग सकता है पर DBD का एक फेवरेट एरिया है, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप। आइसोटाइप, एलोटाइप, इडियोटाइप में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आप ध्यान रखिए कि जैसे ये एंटीबॉडी है, सो माउस में IgG1 एंड माउस में IgGM है। सो एलोटाइप, आइसोटाइप, इडियोटाइप में आइसोटाइप क्या है, ये डिटर्मिनेंट आर कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट that collectively define each heavy chain class and subclasses of the antibody. So isotype determinant is region in constant region determinant बोला जाता है। तो इससे अगर ये चेंज हो गया तो आपका जो एंटीबॉडी टाइप है वो भी चेंज हो जाएगा। सो कांस्टेंट रीजन सीक्वेंस से ये आइसोटाइप पता चलता है। एलोटाइप देखिए, एलोटाइप में देखिए IgG1 दोनों हैं, IgG1 पर स्ट्रेन A स्ट्रेन B। अब इससे क्या है,
ये इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन अमंग इंडिविजुअल, इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। तो इसके वजह से आप देखिए दोनों ही IgG1 है, पर जेनेटिक डिफरेंस है दोनों में, ये दो अलग अलग स्ट्रेन है। सो दिस आर द सम ऑफ इंडिविजुअल एलोटाइप डिटरमाइंड बाय एंटीबॉडी आर नोन एज एलोटाइप। So multiple alleles exist for some of the genes. The allele encodes a subtle amino acid difference called allotypic determinant. So that occur in some but not all member of species. The sum of all individual allotypic determinant by antibody is known as allotype. So अलग अलग allotype अलग अलग, तो ये allotype हो गया। अब idiotype में क्या है देखिए, idiotype है unique that is IgG1 अगेंस्ट एंटीजन ए अगेंस्ट एंटीजन बी, दो एंटीजन अलग अलग है, पर जो आपका IgG है सब क्लास है IgG1 दैट इज IgG1, पर इडियोटाइपिक डिटरमिनेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फिर इडियोटाइपिक डिटरमिनेंट लाई कर रहा है वेरिएबल डोमेन ऑफ अ गिवन एंटीबॉडी। सो वेरिएबल, सो यूनिक अमीनो एसिड इन द वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट चेन। सो कहाँ पे आइसोटाइप एलोटाइप डिपेंड करता है, ये भी है। पहला है कांस्टेंट रीजन में आइसोटाइप डिपेंड करता है, एलोटाइप जेनेटिक डिफरेंस की वजह से होता है अलग अलग, एंड योर इडियोटाइप इज इन द योर वेरिएबल रीजन, वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट चेन में होता है। सो एंटीजन एंटीबॉडी के केस में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और मैं इंपॉर्टेंट कुछ बताऊंगा नहीं इस पार्ट में। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपने देख लिया, मोनोक्लोनल ये देख सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स हाइब्रिड होगा, हाइब्रिडोमा बन गया, कैसे बनता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे ने आपके साथ बता दिया, डिस्कस भी हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आपका जो लास्ट जो दो पोर्शन है, एक है आपका ये वैक्सीन वाला पार्ट, उसके साथ साथ और जो इम्यूनोटेक्निक वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं इतना तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। तब तक जो जो पॉइंट्स मैंने बता दिया है उसके साथ आप पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।